नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस। जी हाँ, फॉर्म तो भर ही रहे हैं, साथ ही साथ मेहनत करिए। आपको मैं बता चुका हूं कि साइंस के बिना अगर आप चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाए, असंभव है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिहार पुलिस में साइंस के प्रश्न की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, 25-30 के आसपास आपको साइंस 25 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं साइंस का टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा रहा हूं, साथ ही साथ अन्य टॉपिक पर भी मैं वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 25 प्लस प्रश्नों को आज देखते हैं क्या है इसका आंसर। स्कोर अपना आप लोग शेयर करिएगा, कितना सही आप लोग कर पाए हैं। चलिए पहला प्रश्न, किसी पिंड का भार, भाई कहां पिंड का भार क्या होता है? चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है? तो नहीं, सामान्य नहीं होता है, बदल जाता है। क्या ध्रुवों पर अधिक होता है या विषुवत रेखा पर अधिक होता है? तो ध्यान दीजिए, ध्रुव और विषुवत रेखा है कौन? जो बीच से काटा है ये भूमध्य यानी विषुवत है, ध्रुव जो उत्तरी और दक्षिणी। तो सबसे कम की बात करें तो विषुवत रेखा पर, ठीक ना, ध्रुवों पर अधिक होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। एकदम बिल्कुल रट लीजिए, पूछता है प्रश्न। चलिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है? अच्छा, आपने देखा होगा जैसे सुबह सुबह का समय है तो सूर्य नहीं निकलेगा पूरा, मतलब धूप पूरा नहीं आएगा, लेकिन आपको सूर्य बिल्कुल लाल गोला दिखाई देगा, है ना। तो लाल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सूर्योदय नहीं हुआ है तब भी आपको सूर्य दिख रहा है, इसका कारण कौन है? तो अगर पूछे कि सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देना, तब आंसर होगा अपवर्तन। क्वेश्चन को समझिएगा, दो तरह से पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। जब लाल दिखाई देना, रंग की बात करने लगे, तो आंसर प्रकीर्णन होगा। और जब यह पूछे कि सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देना, तब अपवर्तन हो जाएगा। दोनों में आंसर बदल जाता है। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सूर्योदय के पहले और लाल दिखाई, दोनों में क्या आंसर होगा? तो पहले वाले में अपवर्तन, लाल दिखाई ने प्रकीर्णन, दोनों याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं सूर्य में प्रकाश रंगों की संख्या। तो बहुत ही तुच्छ प्रश्न है, 7 बहुत ही तुच्छ प्रश्न है ना। आप लोग जानते हैं कि 7 रंगों से मिलकर ही श्वेत रंग निर्माण होता है, तो बहुत ही आप सामान्य जान लेंगे। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, वह TIR, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जी हां, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ए वाले सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल अपवर्तन पर नहीं करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल संख्या 5, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं है पूछ रहा है, तो समझते हैं हम लोग कौन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो तापमान अगर बढ़ाएंगे तो क्या ध्वनि का वेग बढ़ता है? चलिए दूसरा देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। चलिए तीसरा देखते हैं, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है। और चौथा है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए जो गलत कथन कह रहा है, तो आर्द्रता अगर बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ता है तो ध्वनि का वेग जो है वह भी बढ़ जाता है। तो भाई यहां तो कह रहा है कि कम जाता है, लेकिन आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग वाकई में क्या होता है? तो बढ़ जाता है। यानी कि जो ऑप्शन गलत छांटना है वह सी आप छांट दिए, गलत ऑप्शन। तो हमने राइट आंसर ढूंढ लिया है, आंसर सी है ना। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर। देखिए 4 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है।
सॉरी 4 नहीं है, 6 है ना, 5 तो कर ही लिए हम लोग, 6 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? भाई क्यों ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जरा सा देखिए। तो ट्रांसफार्मर जो है वह प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, जी हाँ, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा को आप ऊंचाई अथवा अपचाई में बदलते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, प्रत्यावर्ती धारा को अपचाई करने के लिए। चलिए 7वां सवाल, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन है? तो ट्रांजिस्टर अगर बनाना है तो आप सिलिकॉन, जी हाँ, सिलिकॉन को आप रखेंगे, है ना, सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन बी सही। बिल्कुल रट लीजिएगा, प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में दिख जाएगा। चलिए, ये प्रश्न तो आया भी है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की जो आधी आयु है वो 10 दिन है। आधी आयु कितना? 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि आधा आयु 10 दिन। आगे देखिए, तो इसका क्या अभिप्राय है, क्या समझ रहे हैं? आधी आयु 10 दिन तब, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। मतलब 3/4 भाग जो है समाप्त, वो कितने दिन में होगा? 20 दिन में। आधा आयु 10 दिन में। तो 3/4 भाग जो है वह समाप्त होने में, विघटित होने में उसको कितना दिन लग जाएगा? 20 दिन लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, कुछ और मत समझ लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए, किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? परमाणु ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है भाई? तो सीसा, जी हाँ, लेड का प्रयोग नहीं होता है। यूरेनियम का होता है, थोरियम का होता है, प्लूटोनियम का होता है। सीसा का प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, तो ध्यान देना आपको। चलिए, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा इनमें से, निम्न में से भैया, तो इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होगी ना, वह होगी एक्सरे किरण में। किसमें? एक्सरे में। ध्यान दीजिएगा, एक्सरे, जब कोई हाथ पैर किसी का टूटता है तो देखते हो एक्सरे करता है। दृश्य किरण में उतनी ऊर्जा नहीं है ना जितनी कि एक्सरे में है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है जीएम काउंटर से। किससे मापी जाती है? जीएम काउंटर, यानी गाइगर काउंटर, आप याद कर लीजिए। रेडियो एक्टिविटी जो है वह मापी जाती है गाइगर काउंटर से। राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यहां पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो देखिए, एक तो शुद्ध पानी का तो 7 है ही, 7 से ऊपर क्षारीय होता है, यानी कि क्षारीय विलयन है तो 7 प्लस है, तो ये नहीं होगा। 7 से नीचे यानी कि 7 से कम है तो अम्लीय, ये भी नहीं होगा। उदासीन है, न तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, यानी कि ये हो सकता है। राइट आंसर ए और बी, ए और सी, सॉरी, देखिए यहां पर वो हो गया है, सी इसमें हो गया है और बी इसमें हो गया, तो ए और ये उदासीन, शुद्ध पानी और उदासीन, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक, है ना, अशुद्धि अगर मिलाएंगे तो द्रव्य का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे आप पानी में मिला देते हैं नमक मिला देते हैं ना, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ज्यादा, बढ़ जाता है। सामान्यतः देखिए, सामान्यतः जो पानी है 100 डिग्री पर उबलने लगेगा, लेकिन अगर उसमें नमक डाल दीजिए तो वो बढ़ जाएगा, ज्यादा मात्रा में नमक डालिए तो बढ़ जाएगा, ठीक, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो अशुद्धि अगर मिलाते हैं किसी द्रव्य में तो तापमान क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट, जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पता है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अगर पता है तो कमेंट करें आप लोग, क्या है इसका रासायनिक सूत्र। अक्सर कंफ्यूजन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में, तो जरा कमेंट करिए। चलिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन है भैया? सबसे अधिक क्रियाशील, तो इनमें से बात कर लेते हैं, तो पोटेशियम है। जी हाँ, पोटेशियम है इनमें से चारों में से
सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम। भारी जल एक प्रकार का, भारी जल का प्रयोग आप मंदक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में नहीं, अयस्क भी नहीं, ईंधन भी नहीं, आप मंदक के रूप में इसका करते हैं प्रयोग, तो ये ध्यान रखें। चलिए 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो सक्रिय जो नहीं है वह है ग्लाइसिन। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, प्रश्न हुबहू आएगा, उसको आंसर ध्यान दीजिए। चलिए, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार इनमें सही क्रम कौन सा? बढ़ते मतलब पहले कम वाला, फिर ज्यादा वाला, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, है ना? तो ये हाइड्रोकार्बन का बढ़ता अनुक्रम देखिए इस प्रकार है। राइट आंसर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आप लोग पढ़े होंगे ना, तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक, याद रखिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलें आगे, चलिए सर। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम फास्फाइड का किस रूप में भैया? तो आप जानते हैं कि इसका कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही, जी हाँ, लाल स्याही बनाई जाती है। इसका पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ बहुत जरूरी पड़ेगा आप लोगों के लिए। मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट उठाएगा क्वेश्चन। ये वाला पीडीएफ आप लोग रख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो लाल स्याही इयोसिन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इयोसिन से। चलिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हेलोटिज्म, हेलोटिज्म कहा जाता है। ठीक ना? क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म। कॉमेंसलिज्म भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। राइट आंसर आपको सी रखना है, कॉमेंसलिज्म भी आपको मिल जाएगा, बाकी हेलोटिज्म आपको याद रखना है। चलिए, खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है भैया? तो कवक का उदाहरण है। जी हाँ, कवक का उदाहरण है खमीर। चलिए, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में जो अत्यधिक विविधता का कारण है वह है अनुकूलन। ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर? ए आंसर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है वह है अनुकूलन। ध्यान में रखिएगा, अनुकूलन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 24। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर का नाम संबंधित एक प्रकार, आरएच फैक्टर आपको बंदर से लिया गया है। किससे? बंदर से। तो ध्यान रखिएगा, बंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है, किसको नुकसान देती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य रूप से नुकसान देता है वह है कि रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को। जी हाँ, रक्त की ऑक्सीजन जो ढोता है ऑक्सीजन को, उसी की क्षमता को यह प्रभावित करता है। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सवाल संख्या 26। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोले कैल्सीफेरॉल जो है वह विटामिन डी, डी कैल्सीफेरॉल आप पढ़े हैं ना, डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। तो आप जानते हैं डी को और सी को क्या कहा जाता है और बी को क्या कहा जाता है? जरा कमेंट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन वाला आपसे एक प्रश्न पूछेगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन डी। चलिए, एक और प्रश्न है विटामिन से। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? जी हाँ, शरीर में भंडारित नहीं होता है इनमें से। तो आप जानते हैं ना कि जो जल में घुलने वाला विटामिन है वह कौन कौन सा है? तो जल में जो घुलने वाला विटामिन है वह कौन कौन सा है भैया? तो जल में आपको घुलने वाला विटामिन है बी और सी। ठीक, बी और सी। तो जल में घुल जाएगा, तो आप पानी पिएंगे तो आपके पेशाब के रास्ते जल में घुल करके निकल जाएगा बी और सी। अब बी तो ऑप्शन में नहीं है, तो सी ही निकल जाएगा ना, तो यह भंडारित नहीं होगा, निकल जाएगा आपके शरीर से बाहर। जल में घुलने वाला विटामिन बी और सी, और KEDA जो है वह वसा में घुलनशील है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 25 प्लस प्रश्न हैं जो आपने देखे हैं, और इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन कैसे करेंगे? बार बार वीडियो देख करके समय व्यर्थ मत करिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, भले लग रहा होगा कि इजी प्रश्न है, तो अब रोज रोज कठिन ही प्रश्न मैं अगर दूंगा तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में देखते हैं आपके लगभग 60% कोई भी प्रश्न इजी रहता है, 40% कठिन रहता है। तो तैयारी आपको उसी हिसाब से करना है, खाली कठिन प्रश्न की तैयारी मत करिए। इजी प्रश्न भी बहुत गलत होता है एग्जाम में,
तो उसकी भी आपको तैयारी करना है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।